नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है जापान के संविधान में सम्राट। तो जापान के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही लिखा है कि सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा और अपनी स्थिति उन लोगों से ग्रहण करेगा जिनके हाथ में प्रभुसत्ता निहित है। तो जापान का सम्राट जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो मेइजी संविधान में जापान के सम्राट को बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त थी। जापान के निवासियों को इस बात पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि उनका राजवंश दुनिया में सबसे अधिक प्राचीन है और लगभग 2500 वर्ष से भी अधिक वहाँ राजा राज्य करता आया है। वर्तमान सम्राट हिरोहितो वंश के शासक जो है वो सम्राट हैं। जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य की संतान है और वे इसका सदैव ईश्वर की भांति सम्मान करते रहे हैं और आज भी करते हैं। लेकिन अगर हम नवीन संविधान में देखें तो कुछ अंतर है। नवीन संविधान के पूर्व राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के प्रश्न का निर्णय सम्राट के कानून द्वारा ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत यह शक्ति सम्राट से डाइट यानी जापान की संसद को हस्तांतरित कर दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार सम्राट का पद वंश परंपरा अनुकूल रखा गया है और उसका उत्तराधिकार डाइट द्वारा पारित साम्राज्य गृह कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। इंग्लैंड के समान ही जापान में भी सम्राट की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। पुत्र न होने पर पुत्री भी इस पद की अधिकारिणी हो सकती है। यदि सम्राट किसी भयंकर रोग से पीड़ित हो या राज्य कार्य करने में असमर्थ हो तो उत्तराधिकारी अल्पवयस्क हो तो राज्य संचालक रीजेंट नियुक्त किया जाता है, जो कि सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। मेइजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी 1889 को, लेकिन 1947 के बाद जो संविधान है उसमें सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि मेइजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को राज सत्ता का स्रोत माना जाता था और संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया था कि जापान के साम्राज्य पर सम्राट द्वारा शासन किया जाएगा, लेकिन नए संविधान में सम्राट की शक्तियों को सीमित किया गया है। अब 1947 के बाद जापान का सम्राट जो है नए संविधान के अनुसार एक संवैधानिक प्रधान मात्र है और सम्राट को कुछ कार्य करना होता है फिर भी। और नवीन संविधान के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद से 6 और 7 में सम्राट के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं संविधान के तहत सम्राट के। तो पहला कार्य है नियुक्ति संबंधी कार्य। तो सम्राट जो है मुख्य रूप से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे जापान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है सैद्धांतिक रूप से। लेकिन संविधान के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता है, लेकिन सम्राट का ये कार्य केवल औपचारिकता ही है, क्योंकि उसकी कोई शक्ति या अधिकार उसके पास नहीं है। किसी भी परिस्थिति में सम्राट इस संबंध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जापान में सम्राट डाइट यानी यहाँ की संसद द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सैद्धांतिक रूप से सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, परंतु इस संबंध में उसकी पसंद का कोई विशेष महत्व नहीं है। सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे कैबिनेट मनोनीत करती है। इसका मतलब चलती किसकी है? कैबिनेट की। मुख्य न्यायाधीश का चयन करने की शक्ति किसको है? कैबिनेट को। सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति तो केवल औपचारिकता मात्र ही है। इसके अलावा सम्राट के पास प्रमाणित करने का कार्य है। इसके अंतर्गत सम्राट कुछ स्थितियों को प्रमाणित करता है। वो कौन सी स्थितियां अगर हम देखें तो राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति को जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रमाणित करना सम्राट का कार्य है। राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्र और समस्त शक्तियों को भी प्रमाणित करने का काम सम्राट का है। अनुसमर्थन प्रपत्रों और अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को भी प्रमाणित करने का कार्य सम्राट का है। सामान्य क्षमा और सर्व क्षमा अथवा अपराधियों के दंड में परिवर्तन को प्रमाणित करने का कार्य भी सम्राट का है। इसके अतिरिक्त जो सम्राट है वो विधानमंडल से संबंधित कार्य भी करता है। तो विधायी कार्य जो सम्राट द्वारा की जाते हैं उसके तहत संवैधानिक संशोधनों, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करने का कार्य सम्राट का है। डाइट के अधिवेशनों को आमंत्रित करने का कार्य सम्राट का है। प्रतिनिधि सदन को विघटित करने का काम भी सम्राट का है। डाइट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा कौन करता है? सम्राट करता है। इसके अलावा सम्राट जो है वो उपाधियों, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य भी करता है। और इसके अंतर्गत सम्राट जो कार्य करता है वो क्या करता है? उपाधियों और सम्मान वितरित करना, विदेशी राजदूतों, मंत्रियों और राज्य अध्यक्षों का स्वागत करता है, अन्य समारोह संबंधी व औपचारिक कार्य करता है। वास्तव में
जो ब्रिटेन का सम्राट है उसकी अगर वास्तविक स्थिति को हम देखें तो 1889 के मेईजी संविधान के अंतर्गत सम्राट समस्त शक्तियों का स्रोत था, समस्त प्रभुसत्ता उसमें निहित थी और मंत्री केवल परामर्शदाता ही थे, सलाहकार ही थे। लेकिन 1947 के संविधान के अंतर्गत स्थिति बिल्कुल चेंज हो गई है और वो अब सम्राट क्या है, एक औपचारिक प्रधान है, एक वैधानिक प्रधान है। सम्राट की निजी वास्तविक शक्तियाँ कुछ भी नहीं हैं। संविधान के द्वारा सम्राट को जो भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उन सब का प्रयोग वह केवल और केवल मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कर सकता है। मंत्रिमंडल जैसा सलाह देगी उसके अनुसार ही सम्राट को काम करना होगा। संविधान का अनुच्छेद 3 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की मंत्रणा और स्वीकृति आवश्यक होगी। यहाँ शब्द क्या है, आवश्यक, अनिवार्य, और इन कार्यों के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी होगी, क्योंकि उसकी सलाह को मानने के लिए सम्राट बाध्य है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है, मंत्रिमंडल। इसी प्रकार जापान के नवीन संविधान का अनुच्छेद 4 भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि सम्राट केवल राज्य से संबंधित वो ही काम करेगा जिसकी संविधान में व्यवस्था है और उसे शासन से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी। दोबारा से सुनिए, उसे शासन से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त नहीं होगी। इन सब के अतिरिक्त जापान के नवीन संविधान का प्रथम अनुच्छेद में भी ये कहा गया है कि सम्राट केवल राज्य और जनता की एकता का प्रतीक होगा और अपनी स्थिति लोगों की इच्छा से ग्रहण करेगा, जिसमें संप्रभुता निहित है। संविधान के इन उपबंधों से सम्राट की स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं रहा है और ये बात नितांत स्पष्ट है कि वह मात्र एक संवैधानिक प्रधान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह किसी भी शक्ति का प्रयोग स्वयं अपनी विवेक के अनुसार ही करने की स्थिति में नहीं है। एक विद्वान है, उनका नाम है बॉरेन एम तुनिशी। वो क्या कहते हैं, बॉरेन एम तुनिशी ये कहते हैं कि सम्राट राज्य का एक शक्तिहीन प्रतीक मात्र है जो अपनी स्थिति संप्रभु जनता से प्राप्त करता है। तो सम्राट किससे प्राप्त करता है, संप्रभु जनता से। तो वो अब सम्राट अब संप्रभु शासक नहीं है। राज्य के संबंध में उसके कार्य क्या हैं, मात्र औपचारिक ही हैं। जापान के सम्राट के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पे हम उसे स्वर्णिम शून्य, गोल्डन जीरो कहते हैं। ये तथ्य क्या है, पहली बात यह है कि ग्रेट ब्रिटेन में सैद्धांतिक दृष्टि से आज भी सम्राट को निरंकुश शक्तियां प्राप्त हैं, यद्यपि व्यवहार में उसकी शक्तियों को परंपराओं के आधार पर ही सीमित किया जाता है। हम जानते हैं ब्रिटेन का संविधान आप पढ़ चुके हैं, तो ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय या प्रथाएं या परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके विपरीत जापान के सम्राट की शक्तियों को 1947 के संविधान के द्वारा ही सीमित कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है, उसका सीमांकन कर दिया गया है। इस प्रकार जापान का सम्राट न केवल व्यवहार परंतु सिद्धांत में भी एक संवैधानिक प्रधान मात्र है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, प्रतिनिधि सदन को भंग करना, डाइट को आमंत्रित करना या अन्य किसी बात के संबंध में जापान का सम्राट विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। विशेष बात यह है कि जापान की संसद, जिसको डाइट भी कहते हैं, उसके द्वारा पारित विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए उस पर सम्राट के हस्ताक्षर की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर डाइट ने कोई विधेयक कानून पारित कर लिया, विधेयक को पारित करके कानून बना लिया, तो कानून बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर हों। सम्राट तो संवैधानिक संशोधन या विधेयक को सरकारी गजट या सूचना पत्र में छापने की केवल आज्ञा मात्र प्रदान करता है, जिसे सम्राट द्वारा कानून की उद्घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ लॉ बाय द एम्परर का नाम दिया गया है। तीसरी बात यह है कि ब्रिटेन का सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, लेकिन आज भी उसके वास्तविक अधिकार हैं। बेजहॉट कहते हैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में कि सम्राट को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल को परामर्श दे, उसे प्रोत्साहित करे, उसे चेतावनी दे। लेकिन जापान के सम्राट को इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान की तरह कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यानागा नाम के विद्वान लिखते हैं कि व्यवहार में जापान के सम्राट की शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों की तुलना में शून्य है, जो कि शासन की प्रक्रिया में निश्चित भूमिका अदा करता है। जबकि ब्रिटिश सम्राट को अधिकार है कि प्रधानमंत्री उससे परामर्श ले, वह कुछ कार्यों को प्रोत्साहित करे और कुछ के विरुद्ध चेतावनी दे। जापान के सम्राट को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। चौथी बात यह है कि ब्रिटिश सम्राट को व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन, धारण, व्यय और प्रबंध का वैसा ही अधिकार प्राप्त है जैसा कि किसी सामान्य नागरिक को।
इसके विपरीत जापान के संविधान के अनुसार वहाँ के राज परिवार का कोई भी व्यक्ति संसद की आज्ञा के बिना न तो किसी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है और न ही किसी को संपत्ति दे सकता है। इस विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि जापान का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए जापान का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं, इसे सिद्ध कीजिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। जापान का संविधान शासन व्यवस्था के प्रसंग में सम्राट को कोई अधिकार या शक्तियाँ प्रदान नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशनली सम्राट को कोई विशेष शक्तियाँ नहीं दी गई है, इसलिए संविधान में ही उसे एक प्रतीकात्मक भूमिका दी गई है। तो इस प्रकार हम मूल्यांकन के रूप में कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। जापान का सम्राट औपचारिक प्रधान है और उसे केवल औपचारिक अधिकार प्राप्त है। व्यावहारिक दृष्टि से जापान के सम्राट की शक्तियाँ शून्य है। वह राज्य और जनता की एकता का प्रतीक तो है, प्रतीकात्मक भूमिका है, और लेकिन सम्राट का पद जो है वो एक औपचारिक प्रधान है। हालांकि सम्राट एक संवैधानिक शासक है, लेकिन फिर भी जापान के सम्राट को देश की जनता बहुत अधिक नैतिक शक्ति तथा श्रद्धा सम्मान देती है। तो इस प्रकार हमने जापान के सम्राट का अध्ययन किया और उसके ब्रिटिश सम्राट के साथ तुलना भी की। तो अगले टॉपिक में हम कुछ असमानताएं और समानताओं की बात करेंगे। हमने आज देखा कि नवीन संविधान में जापान के सम्राट के क्या कार्य, अधिकार और शक्तियां हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे तैयार कीजिए और इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। इसमें छोटे बड़े सवाल आते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए और फिर जब हम कोई दिक्कत होगी तो हम मिलेंगे तो फिर से बात करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।